What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, जिसका नाम है गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ये किस पर्टिकुलर एरिया से सराउंड होता है, यानी कि कौन कौन से यहां पर इसकी बाउंड्री को टच करता है इस पर्टिकुलर रीजन की। फर्स्ट बोला गया यहां पर पाकिस्तान, सेकंड बोला गया चाइना, थर्ड बोला गया कजाकिस्तान, फोर्थ बोला गया अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 2 3, डी में बोला गया 1 2 4। करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो करेक्ट आंसर है यहां पर इसका ये है डी, यानी कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, ये तीन ऐसे एरिया हैं जो गिलगित बल्तिस्तान रीजन को बाउंड्री को टच करते हैं। तो सही आंसर हो गया यहां पर डी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है। ये है अपनी प्यारी कंट्री। नीचे अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो हम लोग इस रीजन को बोलते हैं पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, तो यहां पर जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है, यहां पर ये जो पर्टिकुलर पाक के कंट्रोल में है, यहां पर पाक कंट्रोल एरिया भी कई बार आप लोग इसको बोल देते हैं। तो जो ये पाक ऑक्युपाइड एरिया है, ये यहां पर इसमें जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर ये हो गया गिलगित, और यहां पर ये हो गया बल्तिस्तान। तो इधर से अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को बोलता भी हूं कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो एरिया टच किया जाता है वो किसके द्वारा टच किया जाता है? वो टच किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। सबसे कम एरिया टच किया जाता है यहां पर अफगानिस्तान के द्वारा। तो एक तरीके से हम इसको अपना रीजन, ये हमारा रीजन है और पाकिस्तान इसको अपना रीजन मानता है। तो इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान यहां पर अफगानिस्तान टच करता है। तो अफगानिस्तान का ये एरिया हो गया, इधर से इसको पाकिस्तान टच कर रहा है, और इधर आप लोग थोड़ा सा आएंगे तो यहां पर इसको चाइना टच कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान रीजन को कंप्लीटली अगर आप लोग बताएंगे तो यहां से हो गया पाकिस्तान, उधर से हो गया अफगानिस्तान, इधर से हो गया चाइना, और ये हमारा पार्ट तो ये, इसलिए इंडिया को तो टच करेगा ही करेगा। तो इस तरीके चार कंट्री टच करती है, पर लेकिन इंडिया का नाम इसमें नहीं है। तो टच कौन कौन कर रहे हैं यहां पर? ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया यहां पर, ये हो गया चाइना, और यहां पर हो गया अफगानिस्तान। तो आंसर इसका डी हो गया। और हाँ, इसलिए भी यहां पर रिसेंटली अभी ये न्यूज में था क्योंकि हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा बोला भी गया था इसके बारे में, आर्टिकल 370 हटाने के बाद में, कि गिलगित और बल्तिस्तान रीजन के बारे में ही अब पाकिस्तान से बात होगी, और वो हमारा रीजन है जो पाकिस्तान के द्वारा ये गैर तरीके से यहां पर इसको कंट्रोल किए हुए है। तो उसके बारे में बात होगी। अब आज के बाद में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी ये काफी न्यूज में था। नेक्स्ट बात की जा रही है दो टर्म के बारे में, कई बार ये न्यूज में मेंशन की जाती है। पहला बोला गया यहां पर हेड ऑन जनरेशन, दूसरा बोला गया एंड ऑन जनरेशन। तो ये समटाइम जो न्यूज में दिखती है ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है? पहला बोला गया वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, दूसरा बोला गया क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा बोला गया जीनोमिक्स, चौथा बोला गया रेलवेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि रेलवे आंसर सही है। यहां पर रेलवे आंसर सही है, क्योंकि यहां पर जब बात करते हैं हम लोग एच ओ जी को बोल देते, कई बार शॉर्ट फॉर्म में इसको एच ओ जी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है हेड ऑन जनरेशन। तो यहां पर जब हम अपनी कंट्री में यहां पर बात करते हैं होपमैन बसेज कोचेज के बारे में, जिसको लिंक होपमैन बसेज कोचेज हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम पर यहां पर इनको यूज करने की बात करते हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन है जो ट्रेन के अंदर डब्बे यूज किए जाते हैं उनका, तो उसको कैसे हम लोग और अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करके इसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टर्म यहां पर उससे रिलेटेड यूज की जाती है, तो रेलवे से कनेक्टेड है ये टर्म। आंसर डी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, यहां पर बात की जा रही है कुछ स्टेटमेंट के बारे में जो रिलेटेड है एक फेस्टिवल से। इसको बोलते हैं यहां पर सुरुही लीली फेस्टिवल। ये किससे रिलेटेड है यहां पर, किस पर्टिकुलर राज्य से, और एक्चुअली ये है क्या? सुरुही लीली बोला जा रहा है स्टेट एनिमल है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में। दूसरा बोला गया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सेव करने के लिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है।
तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड टू, सी में बोला गया टू ओनली, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है ये एनिमल है, एनिमल नहीं है, यहाँ पर एक फ्लोर है, ये यानी कि एक फूल है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये फूल है और बेसिकली जो रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में मणिपुर से ये बेसिकली रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही हैं। जो यहाँ पर सुरुही लिली फेस्टिवल है, ये 5 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उखरुल डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर के अंदर। तो स्टार्टिंग में तो 2016 तक यहाँ पर ये अपने लोकल एरिया में सेलिब्रेट करते थे इसको उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पर लेकिन 2017 में इसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम इसको स्टेट लेवल पर, राज्य में हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी न्यूज में था। तो अभी रिसेंटली इसको राज्य के तौर पर डिक्लेयर करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर एक है सुरुही हिल जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है मणिपुर, तो ओनली वहां पर ये फूल पाया जाता है, तो पर्टिकुलर इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका सी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। तो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया रिसेंट वेनेजुला इलेक्ट किया गया यहाँ पर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। दूसरा बोला गया यहाँ पर इसका जो डिसीजन होता है, रिजोल्यूशन जो होता है वो बाइंडिंग होता है मेंबर कंट्रीज के ऊपर। तीसरा बोला गया यहाँ पर ये यहाँ पर जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं, और खासकर एक बार अगर एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो इमीडिएट फिर से उनको रीइलेक्ट नहीं किया जाता है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए वो सर्व नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2, और डी में बोला गया 1 एंड 3। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नॉर्मल ही कोई रेयरली आप लोग कोई बॉडी ऐसी देखने को मिलेगी जिसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सब वॉलंटरी बेसिस पर काम किए जाते हैं, यानी कि कंट्री जो पार्ट होती है वो खुद डिसाइड करती हैं कि करना है ये काम नहीं करना है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये एक तरीके से डायरेक्शन देने का काम करती है गवर्नमेंट को। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर कई बार हमारी कंट्री के भी और बाहर के लोग भी जो होते हैं वो खासकर ह्यूमन राइट से जो रिलेटेड इशू हैं वो इनके बारे में बात करते हैं। 47 मेंबर जो हैं आज की डेट में यूएन जनरल असेंबली के अंदर में, वो यहाँ पर टर्म को 3 साल की टर्म को यहाँ पर उनकी पीरियड देखने को मिलता है एक बार अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए वो नहीं सर्व करते हैं यहाँ पर। और अभी इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, इसको 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, ताकि ग्लोबल लेवल पर वॉच डॉग एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सके कहाँ कहाँ पर ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है। आज के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, जैसे सीरिया की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग हमारी कंट्री का नाम भी कई बार यहां पर आ जाता है कई सारी चीजों को लेकर, जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो इसकी वजह से कई बार न्यूज में रहता है। तो आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा बोला गया है ये हमारी कंट्री में 75% अर्बन और 50% रूरल पॉपुलेशन को ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है, यानी कि अनाज या फिर ये जो खासकर चावल वगैरह ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। तो 75% गांव वो शहर, और यहाँ पर 50% जो गांव वाला एरिया उसको कवर किया गया है। फूड ग्रेन जो है यहाँ पर वो एलोकेटेड किए जाते हैं 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से, और इसी के साथ में 35 किलोग्राम पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से फॉर अंत्योदय अन्य योजना फैमिलीज को, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर हाईलाइट जो सब्सिडीज है यहाँ पर 1, 2 एंड 3 किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर बात की जाती है। जो न्यूट्रिएंट सीलर्स हैं, गेहूं है और जो राइस है रेस्पेक्टिवली, इसके हिसाब से यहाँ पर चार्ज किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 3। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? राइट, तो ये है यहाँ पर बी। सेकंड स्टेटमेंट यानी कि सेकंड पार्ट यहाँ पर इसका जो सही है यहाँ पर 1 और 2 सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 75% बोला गया यहाँ पर गांव शहर के लिए और 50% बोला गया गांव के लिए, तो ये अपोजिट आप लोगों को करना है, यानी कि गांव के लिए यहाँ पर 75% और शहर के लिए यहाँ पर 50%। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है और आंसर यहाँ पर बी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे सीधी सीधी बात तो है, कॉमन सेंस आप लोग यूज कर सकते हैं। कहां पर ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, कहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, तो है हमारी कंट्री में गांव यानी कि रूरल वाला एरिया। तो वहां पर 75% लोगों को कवर किया जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग जानते हैं सारी ज्यादा प्रॉब्लम किसानों को झेलनी पड़ रही है। पैदावार ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम, उसका प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, और पैदावार कम होती है तो प्रॉब्लम, उसके बाद में तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कभी सूखा जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो इसी के चलते नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया हमारी कंट्री में 2013 में।
ताकि जो लोग हैं वो भूखे न रहे, ताकि उनको खाना तो कम से कम मिल सके। तो 1, 2 एंड 3 किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर जो जो इसी के साथ में जो अनाज है, गेहूं है और चावल है, ये सब चीजें प्रोवाइड कराने की बात की गई 1, 2 और 3 रुपए के हिसाब से। तो काफी अच्छी बात यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा जो बोला गया 5 किलोग्राम पर पर्सन पर फैमिली को प्रायोरिटी दी गई यहाँ पर, और 35 किलोग्राम अगर वो अंत्योदय योजना के अंदर आता है तो उसको सब्सिडाइज यहाँ पर ये अनाज दिया जाएगा उसके हिसाब से। ये सारी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकते हैं, क्योंकि कई बार काफी न्यूज में रहते हैं। ये एक्ट रिसेंटली अभी राशन कार्ड की बात की जा रही थी कि राशन कार्ड को हम लोग एक नेशनलाइज राशन कार्ड बना रहे हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई लोग जाते हैं तो वहां पर किसी भी राज्य में जाकर उनको कम से कम जो सेंट्रल लेवल के प्रोग्राम है उनकी हेल्प उनको मिल सके। कई बार उन्हें काम करने वाले लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये माना जाता है। आंसर भी है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नागा पीस अकॉर्ड के बारे में। तो ये नागा से रिलेटेड जो समझौता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछी गई है। बोला गया है कि जो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है ब्रिटिश के द्वारा अनेक्स किया गया इन 1826 और इसी के साथ में इन 1982। तो यहां पर ये आगे चलकर नागा हिल वाला रीजन, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ये अनेक्स किया गया, ठीक है। दूसरा बोला गया है यहां पर आर्टिकल 371 ए डील करता है स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। तीसरा बोला गया यहां पर नागा क्लब जो है वो सेटअप किया गया था रजिस्टर करने के लिए पीएम देवगौड़ा, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा है उनको रजिस्टर करने के लिए। यहां पर नेक्स्ट बोला गया नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 371 ए यहां पर डील करता है किसके साथ में? ये स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। जब ब्रिटिश के बारे में बात करें तो ब्रिटिश के द्वारा इसको आप लोग वैसे भी देख सकते हैं 1982। यहाँ पर ये 1982 का कोई मतलब बनता नहीं है, आप लोग खुद भी कॉमन सेंस लगाकर भी यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है 1881 के बारे में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। ये है 1826, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर जो नागा क्लब स्टैब्लिश किया गया था, ये जब साइमन कमीशन आया 1929 में, उसको अपोज करने के लिए कि हमको हमारे हालत पे छोड़ दो, हम लोग खुद देख लेंगे हम लोग क्या करना है, उसके चलते यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आजादी के बाद नहीं, आजादी से काफी पहले यहां पर इसको स्टैब्लिश कर लिया गया था। तो यह इसके बारे में आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं कुछ किताब के बारे में और किसके द्वारा वो किताबें लिखी गई हैं, तो इसको आप लोगों को मैच करना है। सबसे पहले बोला गया यहां पर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये लिखी गई है राजा राममोहन रॉय के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर ये है सत्यरथ प्रकाश, तो यहां पर ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तीसरा बोला गया यहां पर ये है गुलामगिरी, तो यहां पर ये लिखी गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा। चौथा बोला गया यहां पर बंदी जवान, ये लिखी गई यहां पर जोगेश चटर्जी के द्वारा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 and 4, सी में बोला गया 1 to 3, डी में बोला गया 1 2 3 4। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर इसकी ए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो बोला गया है ये तो सही है, पर लेकिन सेकंड और फोर्थ यहां पर गलत है। रीजन क्या है? जो सत्य प्रकाश यहां पर ये बोला गया है, इसके जो सही राइटर हैं वो सही राइटर है यहां पर इसके महर्षि दयानंद सरस्वती, तो स्वामी विवेकानंद जी यहां पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बंदी जवान बोला गया है, तो बंदी जवान के जो सही राइटर है यहां पर ये सचिन नाथ सन्याल, और ये रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट हमारी कंट्री में चला था उस ड्यूरेशन में यहां पर इसको लिखा गया था। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर ये बात की जा रही है कुछ पब्लिकेशन के बारे में और उनसे एसोसिएटेड जो पर्सन है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कौन सा पब्लिकेशन यहां पर किस, यानी कि प्रकाशन कौन सा किस इंसान के साथ में संबंधित था? सबसे पहले यहां पर जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया यहां पर बंगाली, तो यहां पर बोला गया यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे यहां पर। दूसरा बोला गया है महारत, यहां पर बोला गया बाल गंगाधर तिलक थे, इससे रिलेटेड अल हिलाल सैयद अहमद खान जी का नाम लिया गया। चौथा बोला गया अमृत बाजार पत्रिका, तो आनंद मोहन बोस, तो यहां पर इसके नाम से यहां पर ये कनेक्टेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1 2 3। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर इसकी ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, पर लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अल हिलाल जो है यहां पर, अल हिलाल जो था यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा यहां पर प्रोपेगेट किया गया एक न्यूज़पेपर था। अमृत बाजार, तो अमृत बाजार पत्रिका था इसका पूरा नाम यहां पर ये, तो अमृत बाजार जो पत्रिका है यहां पर ये पब्लिश की गई थी दो इंसानों के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा और मोतीलाल घोष, तो दो पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। तो इसलिए आंसर यहां पर ए सही हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं माउंट पेक्टू के बारे में। तो माउंट पेक्टू के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया है कि रिसेंटली अभी जो वोल्केनिक माउंटेन है ये अभी इरप्ट हुआ है, यानी कि एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पेक्टू, ये भी इरप्ट हुआ है, यानी कि हाल ही में फटा है। बोला जा रहा है यहां पर ये जो बॉर्डर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चाइना के बीच में, वहां पर ये सिचुएटेड है। तीसरा बोला गया कि हाईएस्ट जो पीक है इसका वो कोरियन पेनिसुला के अंदर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है?
ए में बोला गया है 2 and 3, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 ओनली एंड डी में बोला गया 1 and 3। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर इसकी ए, यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये अभी रिसेंटली इरप्ट नहीं हुआ है, लगभग 1000 ईयर पहले यहाँ पर ये इरप्ट हुआ था, अभी रिसेंटली अभी नहीं फटा है। ये यहाँ पर जो है आज के डेट में कहाँ पर सिचुएटेड है? ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या फिर आप लोग कोरिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोरिया यानी कि साउथ कोरिया बोलते हैं इसको, और चाइना के बीच में आप लोग को नजर आएगा। कोरियन पेनिसुला में इसका हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है, जो कि लगभग 9000 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हो गई, आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रामोसी अपराइजिंग के बारे में। तो रामोसी अपराइजिंग यहां पर किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं और क्या क्या यहां पर इसके बारे में करेक्ट है? पहला बोला गया ये लीड की गई वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा, ठीक है। तो वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा यहां पर इसको लीड किया गया। दूसरा बोला गया रामोसी जो यहां पर पीजेंट है वो बंगाल के अंदर थे, और इनका एम क्या था कि जमींदार को हटाना और डायरेक्ट पे करना यहां पर जो ब्रिटिश क्राउन है उसको। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल के अंदर नहीं थी, यहां पर ये थी महाराष्ट्र के अंदर, और इसका पर्पज था बेसिकली धन इकट्ठा करना डेकोइटी के थ्रू, यानी कि एक तरीके से लूट मार करना, और उसके बेस पर फिर अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना, ताकि जो कंट्री में से यहाँ पर जो आज के दिन में प्रॉब्लम चल रही है ब्रिटिश की खासकर, उनको यहाँ से निकाल फेंकना। तो ये इसका बेसिक पर्पज था। तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आने वाले में लेक्चर को हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।